कैमरा मेरा बेइज्जती कर देता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। टुडे now going to start new topic. Also we completed Neolithic age, Stone age, Indus Valley civilization. Now going to start new topic, वैदिक एज। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी सोर्सेज में, वैदिक सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लिटरेचर को हमने पढ़ा, उपनिषद को हमने पढ़ा, इसके अंतर्गत बहुत सारे सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैदिक कालीन जो सोसाइटी था, इकोनॉमिक कंडीशन था, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आप कहोगे बेटा मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? एक मिनट मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कनेक्टेड विद द आर्ट एंड कल्चर, हमारे कला संस्कृति से संबंधित है, हमारे कल्चर से संबंधित ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सारे जो मेंस हिस्ट्री ऑप्शन लेकर के लिखते हैं उनके लिए तो काफी अनिवार्य ही है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक प्रकार से मेंस को ध्यान में रखते ही पढ़ेंगे। जो मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में तो यहां से क्वेश्चन होता ही है, चाहे स्टेट पीसीएस दे या आईएएस का दे या कोई आप अदर्स एग्जाम भी देते हैं तो वहां से क्वेश्चंस होता है। तो इसमें हमें तुलनात्मक रूप से पढ़ने की जरूरत है। मैं बता दूंगा कैसे चेंजिंग आई, इसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इतिहास पढ़ते आ रहे हो। मैंने बताया कि इतिहास क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रोनोलॉजिकल स्टडी है, इसमें कोई गैप नहीं है। तब तो इतिहास पढ़ने में मजा आता है। मैंने क्या कहा, इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एवरग्रीन सब्जेक्ट। झूठ मूठ का हम दिमाग में रख लेते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट है। नो, हम इतिहास पढ़ते तब तो अपने कल्चर को जानते हैं, अपने आर्ट को जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चंस होता ही है। उपनिषद को लेकर के मेंस में काफी बार क्वेश्चन पूछा है जी, इसकी बात कर रहा हूं। स्टेट पीसीएस के मेंस में भी पूछा है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में भी पूछा है, दोनों टाइप में। तो चलो हम लोग वैदिक एज को जो पढ़े, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक एज, और एक हो गया लेटर वैदिक एज, राइट। अर्ली वैदिक एज 1500 BC to 1000 BCE and 1600 BCE। ओके, यहां हम देखते हैं सोर्सेज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां देखते हैं अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। इसमें हमें देखना होगा इसमें चेंजिंग क्या है, दोनों में चेंजेस। बिल्कुल
टेक्निकली मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा, यदि इतिहास को हम साइंटिफिक अप्रोच में स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली वो आसान हो जाता है और काफी रोचक बन जाता है। इंटरेस्टिंग जब तक नहीं किसी मुद्दों को बनाओगे तो लोग कैसे सुनेंगे। तो मुद्दों को यहां पर इंटरेस्टिंग बनाना है। तो मुद्दा क्या है, वैदिक एज को जानना, टेक्निकली समझने की जरूरत है। टेक्निकली नहीं समझ पाते तो नहीं कुछ कर पाते। तो हम चेंजिंग, तो दोनों में चेंज क्या आया, यहां क्या था यहां क्या था, यदि उसको आप जान लोगे तो अपने आप सब कुछ आप एक्सप्लेन कर दोगे। मैंने कहा, क्या कहा, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट आइडिया, तब तो मेंस को लिख पाओगे, है कि नहीं। तो लिखने के लिए तो हमें ये काम करना होगा बेटा। अब देखिए हम देखते हैं कि ईयरली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, इसमें क्या चेंजेस आए, किस क्षेत्र में परिवर्तन आया। अब देखिए सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, एरिया, पॉलिटिकल चेंजेस, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, इन सारे कुछ में परिवर्तन आया। और परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से नई बातें होगी, नई विचारधाराएं आएगी, सारा कुछ परिवर्तन हुआ यहां पर। अब सबसे पहले हम देखिए एरिया, सप्त सिंधु रीजन, ऐसी को एलेबोरेट कर दोगे ना, पढ़ने में आसान हो जाएगा। कोई काम करने से पहले हम एक आउटलाइन खींचते हैं, वही मैं आउटलाइन खींच करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि टेक्निकली समझिए, तो उसी को आप एक्सप्लेन कर दोगे, आसान होगा। जनरली करते हम लोग क्या, जो हम लोगों का एक गंदा आदत भी है, ट्रेडिशनल आदत कर सकते हैं, जो उठे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ब्रेन में कुछ हमने वो टेक्निकली आइडिया तैयार हमने नहीं किया, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग इजीली समझ जाओगे, डेफिनेटली समझोगे। सप्त सिंधु रीजन, यहां पर एरिया चेंज क्या हो गया, या क्या हो गया, या गंगा बेसिन एरियाज, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की तरफ आए। पॉलिटिकल चेंजेस, क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, कहा, सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन देख रहे हो, यहां पर, यहां से इधर ईस्ट की ओर आगे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए यहां क्षेत्र में हुआ। तो क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार हो गया, राइट। अब देखो पॉलिटिकल चेंजेस, तो पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, यहां पर था नोमैडिक नेचर, यहां नोमैडिक नेचर है, घुमंतु जीवन, नो सेटल लाइफ, नो सेटल पॉलिटिकल लाइफ, नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कुछ नहीं था यहां पर, नोमैडिक नेचर था। नोमैडिक नेचर होगा तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होगा नहीं, तो यहां पर राजन है। और यहां पर हम देखते हैं लाइफ क्या होगा, यहां सेटल लाइफ हो गया। यदि सेटल लाइफ हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा ही, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट होगा ही, डेफिनेटली होगा। थोड़ा सोच
चेंज करना होगा। हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन क्षेत्र में यहां पर क्या हो गया, यहां पर किंग हो गए, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ, यहां पर राजन थे, यहां पर क्या हो गया, यहां पर किंग हो गया। सोसाइटी चेंज है, सोसाइटी का भी नेचर नॉमेडिक है और ये लोग सिंपल लाइफ जीते थे। समाज समाज बहुत अच्छा था, यहां पर वुमेन कंडीशन काफी गुड था, यहां पर अच्छा था। यहां पर एक लाइन में लिख सकते हो, नो सोशल इविल्स फाउंडेड इन अर्ली वैदिक टाइम। यहां पर क्या हो गया, यहां पर सोसाइटी स्टेबल हो गया। तो सोसाइटी स्टेबल होने से क्या हो गया, एक यहां पर बर्नाज सिस्टम यानी कास्टिज्म, जिसको हम भाषा में हम लोग कहते हैं, इसकी शुरुआत हो रही, समाज इस प्रकार की बातें होने लगी। कुछ यहां पर सोशल इविल्स की शुरुआत होती है, अनेक विचारधाराओं का जन्म हुआ। इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, यहां पर क्या है, केटल रियरिंग पशुपालन है, गाय मुख्य संपत्ति मानी जा रही है। यहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गया, यहां पर हाई रूरल इकोनॉमी, यहां भी रूरल इकोनॉमी है, यह भी रूरल इकोनॉमी है, लेकिन यहां पर क्या एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप होता है। कैटल रियलिंग यहां पर भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन क्या हो गया, कृषि का विकास हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था हो गई। यहां पर हम देखते हैं रीजन्स में, यहां पर इंद्र, वरुण, अग्नि की बात करते हैं, यहां पर प्रजापति की बात करते हैं, यानी एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस टाइप की बात हो गई। यहां पर कर्मकांड डेवलप हुआ, यहां पर एनिमल सेक्रीफाइस की शुरुआत होती है। यहां पर नो एनिमल सेक्रीफाइस यानी सिंपल लाइफ था, सिंपल इनका था, यज्ञ करते थे, यजना था यहां पर, लेकिन सिंपल प्रे करते थे। यहां पर कर्मकांड एनिमल सेक्रीफाइस की बात होने लगी, हुआ नहीं चेंज। तो इसी को यदि आप एलोबरेट करोगे, पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यही मेन चेंजिंग है। मैंने क्या कहा, टेक्निकली समझने की आवश्यकता हमें, सीधे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो नहीं होगा। अब इसी को जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं बेटा कि यहां हम देखते हैं जो पहला ईयरली वैदिक एज की हम बात करते हैं, एक एक करके पढ़े। तो यहां पर एक शब्द आता है आर्यंस। वेयर, कौन थे ये आर्यंस, कौन है, एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है यह। आज भी जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, उन्होंने विचारधारा को जन्म दिया है। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। हिस्ट्री राइटिंग जो है वो अलग अलग तरीकों से किया गया है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने अलग तरीके से बताया, नेशनलिस्ट ने इसको अलग तरीके से लिखा है, यूरोपियन इतिहासकारों ने
कैम्ब्रिज हो या ऑक्सफोर्ड हो, उसको अलग तरीके से लिखा है। सब अल्टर राइटिंग जो है हिस्ट्री का, वो अलग तरीके से है। सभी इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब जो नयो कंसेप्ट यहां पर आया है, या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने इसको जो आगे बढ़ाया है, वो अलग तरीके से है। हम थोड़ा उसी पर डिस्कशन करें। ये आर्यन शब्द आया कहां से? जब इसको जान लोगे तो अपने आप समझ में होगा कि पहले क्या था और अब क्या है। देखिए, आर्य शब्द जो है, यह इस शब्द का अर्थ ही होता है विदेशी, अजनबी। हिंदी में समझाता हूं, यानी कोई आगंतुक जो होते हैं, नव आगंतुक, न्यू अराइवल्स जो होता है, वो आर्य होगा। यानी कि दिस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड अरि। अरि वर्ड से क्या आया? आर्य शब्द का जन्म हुआ है। अरि, तो अरि का मतलब क्या होता है? विदेशी, न्यू अराइवल, विजिटर्स, अजनबी। तो आर्य कौन थे? एक विदेशी थे, सभी हम जानते हैं। ठीक है। एक टाइप से हम ये भी कह सकते हैं कि आक्रमणकारी थे जो भारत आए, अब विभिन्न क्रम में आए भारत। एक और यहां पर हमें समझने की नीड है। नीड क्या है? जो लोग इसको अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं, आप ये समझिए इसको बेटा कि आर्य जो है कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं श्रेष्ठ, प्योर, प्योरिटी कहते आए। लेकिन एक नई बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आर्य जो था ये कोई जाति नहीं है। ये आर्य कौन है? ये आर्यंस कौन है? कौन थे? ये देवर लिंग्विस्टिक पीपल्स। लिंग्विस्टिक पीपल्स अनेक एक भाषाएं बोलने वाले लोग थे, एक भाषाई समूह था। आर्यंस, द लिंग्विस्टिक पीपल्स स्पीकिंग संस्कृत, संस्कृत, जर्मन, स्लाव, एक्सेट्रा, और बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो संस्कृत से काफी समानताएं रखती थी। आर्यंस जो थे कोई जाति नहीं है, क्या है? एक लिंग्विस्टिक पीपल्स थे। और लिंग्विस्टिक पीपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ही स्पोक वेरियस लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषा बोलती थे। मैंने क्या कहा कि ये लोग संस्कृत बोलते थे, लैटिन बोलते थे, स्लाव भाषा बोलते थे, ग्रीक बोलते थे, अनेक भाषा बोलते थे जो एक दूसरे से संबंधित था, एक दूसरे से मिला जुला हुआ था। इसलिए इनको कहा गया इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस हमने कहा है। क्यों इंडो आर्यंस? क्योंकि अनेक भाषाओं के समूह थे और जिनकी भाषाएं हमारे से मिलता जुलता था। जैसे अब ये लोग बोलते थे, आज जैसे हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, जैसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं ना कि पिता यानी पितृ, हिंदी में पिता, ये लोग उसी भाषा को लैटिन में बोलते हैं पेटर, पितृ, पिता, पेटर। इंग्लिश में फादर। तो इनका काफी मिला जुला संस्कृत से संपर्क है। देवर द लिंग्विस्टिक पीपल, एक भाषाई समूह है, यह एक जाति नहीं। क्या है? एक क्या है? एक प्रकार की एक भाषाई समूह है
जो विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनका बहुत हद तक संबंध संस्कृत था। ही स्टडी द प्लांट एनिमल्स, मेंशन द वेदास एंड केम टू इंडिया। जो भारत आए हैं, अब भारत में उस शब्द का प्रयोग किया गया। ही सेट द संस्कृत एंड क्लोज टू द यूरोपियन लैंग्वेज। इसे मैंने कहा कि संस्कृत में हम लोग पिता बोलते हैं, संस्कृत में पितृ बोलते हैं, हिंदी में पिता बोलते हैं, उसी को लैटिन में पेटर कहते हैं, उसी को इंग्लिश में फादर कहते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में हम कहते हैं मातृ, हिंदी में मां कहते हैं, और इंग्लिश में मदर कहते हैं, लैटिन में मेटर कहते हैं। काफी समानताएं रखी इन लोगों ने। इसलिए सबसे पहली बात हम ये जाने कि ये कोई जाति नहीं था, एक भाषाई समूह के लोग थे जो विभिन्न भाषाएं बोलते थे। जो ये लोग एक्चुअल जो थे, जो ईस्ट यूरोप पूर्वी यूरोप से मिलते जुलते लोग थे, जो वहां से चले अनेक शाखाओं में चेंज हुए। उनकी एक शाखा सेंट्रल एशिया हुई और फिर वो भारत की ओर आए। समझ रहे हो ना इतना? अब जैसे मैंने क्या कहा आप लोगों को, ऐसे समझ लें। अब यदि हम भारत की बात करते हैं, भारत में सब सिंध प्रदेश ये लोग आए हैं, इसे मैंने लिख दिया। तो हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जैसे ये लोग यूरोप के हैं, यानी ईस्ट यूरोप, यहां पर यहीं से ये लोग चले और यहां से चलने के बाद यहां से चले आज जो कि अनेक कंट्री आए, पूर्वी यूरोप से चले, यहां से चलने के बाद अनेक कंट्री की ओर आए, ईस्ट की ओर आए, सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ने स्टार्ट किए। यानी कि हम देखते हैं टर्की भी आए, ठीक है, हम देखते हैं यहां पर ईरान भी आए, हम देखते हैं इराक भी आए, यहां पर आए टर्की, ईरान, इराक, ठीक है। जैसे आप लोग ने पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि वोगाज कोई अभिलेख जो कि सीरिया से प्राप्त हुआ है, जहां से वैदिक गॉड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसी में से एक समूह जो है वह कल चाहते हैं सेंट्रल एशिया। कहां पर? सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में क्या था? एक ओदोनोव कल्चर। क्या था? एक ओदोनोव कल्चर। इसी सेंट्रल एशिया से एक लोग क्या है, ये इस क्षेत्र आए जिसको बोलता है सप्त सैंधव रीजन कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। इस प्रकार से आर्यंस का आगमन भारत होता है। इसलिए भारत में आने वाले जो आर्यन है वह सेंट्रल एशिया से आने वाले हैं। लेकिन आर्यन जो है वह कोई जाति नहीं है, वह एक भाषाई समूह के लोग थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और जिनकी बहुत समानताएं संस्कृत से था, और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में विकसित हुए। यानी कि ईस्ट यूरोप से चले टर्की, ईरान, इराक, सेंट्रल एशिया पहुंचते हैं, यहां पर हैं, और यहां पर होते हुए इसी एक समूह भारत पहुंचता है। कहां पर? सप्त सैंधव प्रदेश। इस प्रकार से अर्ली आर्यंस का आगमन भारत में हो जाता है। हम आर्यन की पहचान कैसे करें? अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आर्यन जैसे कि चैरियोट्स, हॉर्सेस का प्रयोग करते थे, वह युद्ध का प्रयोग करते थे, स्पोक्स था, उनके पास व्हील्स था, उनके पहचान के अलग अलग तरीके हैं। और इस आर्यन के संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अलग अलग विचारधाराएं भी है। जैसे जर्मन इतिहासकार या यूरोपियन इतिहासकार या भारत के जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपना अपना अलग मत दिया है। जैसे हम विलियम जोन्स की बात करें, गाइल्स की बात करें जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, जर्मन इतिहासकार पेंका की बात करें तो वो कहते हैं कि जर्मनी से आए थे, ये बात ठीक है, ईस्ट यूरोप से की तरफ से है। गेल्स कहते हैं
डेन्यूब घाटी से आए हुए थे। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक हमारे जो है वो कहते हैं नॉर्थ पोल के थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जो ग्रेट हमारे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उनका कहना है कि आज जो आए थे वह तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। वहीं पर अविनाश चंद्र दास जैसे इतिहासकार का कहना है सप्त सिंध प्रदेश के ही थे। और मैक्स मूलर, जो काफी नाम सुना होगा, जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने कहा, ये जो मैक्स मूलर जो थे वह लिखते हैं कि यह भारत में आने वाले आर्य जो थे मध्य एशिया के थे, जिनकी काफी मान्यता प्राप्त है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय मतों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार से आर्य का आगमन होता है। अब जो हम पढ़ेंगे आगे ईयरली वैदिक एज को, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट, इनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस, सोसाइटी, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमी, रिलीजन पढ़ना है। इकोनॉमी कैटेगरिंग था, रूरल इकोनॉमी है, लेकिन कुछ तो ट्रेड, कुछ तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी था, तो थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। यदि इसी को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने बता दिया था चेंजिंग क्या आया, यहाँ पर पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिससे आप लोग अच्छे से मेंस भी लिख सके, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इतिहास समझने की चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है। रट्टा मारोगे तो क्लियर नहीं होगा, समझोगे तो क्लियर होगा। मैं समझता हूं मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होता है, कोई बात नहीं, इसी को एक एक करके हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इतना क्लियर? क्लियर इतना? कोई डाउट? समझ लिए कि आर्यन कौन थे, कैसे भारत आए, क्या जाति था या भाषाई समूह था, न्यू विचारधाराएं क्या है, इस शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है ना? डन? फिर हम आगे हम बात करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।